So, हाँ जी भाई क्लास। तो लेट अस स्टार्ट विद एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का हमारा अगला लेक्चर, जिसमें हमने शुरू करना है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स और बेसिस। अभी तक बेटा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एसिड्स कौन होते हैं, बेसिस कौन होते हैं, और हमने ये भी देखा था कि एसिड्स को कैसे लिटमस से या इंडिकेटर से हम टेस्ट करते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि हम बेसिस को कैसे टेस्ट करते हैं अलग अलग इंडिकेटर से। हमने दो टाइप के इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए थे। एक इंडिकेटर्स जो कलर चेंज करते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर, उसमें से कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स थे, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स थे। और दूसरे हमने पढ़े थे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जिसके अंदर हमने अनियन, वनीला एसेंस और क्लोव इस्तेमाल किया था कि कैसे एसिड्स या फिर बेस, मेनली इट इज बेस, जो इनकी स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर एसिड जो होता है वो इनकी स्मेल को क्या रखता है, रिटेन्ड रखता है। लेकिन हमें बाद में पता चला कि कुछ एसिड्स आसानी से एच पॉजिटिव दे देते हैं और कुछ एसिड्स बड़ी मुश्किल से या बड़ी धीरे धीरे एच पॉजिटिव रिलीज करते हैं। ऐसे ही कुछ बेसेस आसानी से OH नेगेटिव दे देते हैं और कुछ बेसेस धीरे धीरे OH नेगेटिव रिलीज करते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी कितना ज्यादा एसिडिक है नेचर में, कितना कम नेचर में एसिडिक है, या कोई भी कितना नेचर में बेसिक है या कितना कम बेसिक है? उस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और टेस्ट करने के लिए हम फिलहाल शुरू कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस क्या होते हैं। तो वो एसिड्स जो पूरा आयोनाइज कर जाते हैं, मतलब डिसोसिएट कर जाते हैं इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस और H पॉजिटिव देते हैं, उन्हें कहते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये तीनों एकदम से डिसोसिएट होके H पॉजिटिव आयंस दे देते हैं। लेकिन कुछ एसिड्स वीक है क्योंकि ये पूरा डिसोसिएट नहीं करते, मतलब ये 1% डिसोसिएट कर सकते हैं, 2%, 5%, 10%, 20%, 30% एंड सो ऑन, जिस वजह से ये बहुत कम नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस देते हैं। जैसे कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड एंड सो ऑन। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन होते हैं? वो बेसिस जो पूरे आयोनाइज कर जाते हैं, जितना भी अमाउंट लोगे वो पूरा का पूरा आयोनाइज करके OH नेगेटिव आयंस दे देंगे। जैसे NaOH, जितना भी अमाउंट लोगे पानी में वो डिसोसिएट कर जाएगा। KOH, जितना भी अमाउंट लोगे वो पानी में डिसोसिएट करके OH नेगेटिव आयंस दे देगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी पानी में पूरा डिसोसिएट करके OH नेगेटिव आयंस दे देगा। और दूसरी तरफ वीक बेसिस वो होते हैं जो पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं करते और बहुत कम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस देते हैं। मतलब अगर हम इनके लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स ले ले तो उसमें से कुछ 100, 50, 200, 400, 500 ही डिसोसिएट करते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन। तो ये एग्जांपल्स हो गए वीक बेसिस के। तो बेटा हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स पढ़े, वीक एसिड्स पढ़े, स्ट्रॉन्ग बेस पढ़े, वीक बेस पढ़े। अब देखते हैं कि इनको डाइल्यूट कैसे करते हैं, मतलब इनके अंदर पानी अगर मिक्स करना हो ताकि हमारे पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन आए तो कैसे करना होता है। कहते कोई भी एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग या वीक अपने नेचर से होता है। सर क्या मतलब? नेचर चेंज नहीं किया जा सकता। एक स्ट्रॉन्ग एसिड को आप वीक नहीं बना सकते, वीक को आप स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते, लेकिन उनकी
कॉन्सेंट्रेशन को हम कम ज्यादा कर सकते हैं बाय एडिंग और रिमूविंग वाटर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कितने H पॉजिटिव आयंस है या कितने OH नेगेटिव आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम। सर क्या मतलब? अब स्ट्रॉन्ग एसिड जल्दी से H पॉजिटिव दे देगा, ठीक है, और वीक एसिड जो है वो धीरे धीरे H पॉजिटिव देगा। अब वीक एसिड को हम स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते और स्ट्रॉन्ग एसिड को हम वीक नहीं कर सकते, पर उनके OH नेगेटिव आयंस और H पॉजिटिव आयंस को अगर हम बेसिस की भी बात करें तो उनके नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो हम क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। सर क्या मतलब? आप एक एग्जाम्पल देके बताइए। मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। HCl H पॉजिटिव आयंस देता है और क्या देता है, Cl नेगेटिव आयंस। मैंने इसके 100 मॉलिक्यूल्स लिए, शुरुआत में तो 0 आ गया इनिशियली, लेकिन फाइनली ये 0 हो गया, 100 H पॉजिटिव आयंस हो गए और 100 Cl नेगेटिव आयंस हो गए। कितना? पर 1 लीटर सोल्यूशन। तो मतलब मेरे पास 100 H पॉजिटिव आयंस है पर लीटर। अब मैंने इसी कंटेनर के अंदर 1 लीटर पानी ऐड कर दिया, मतलब पानी का अमाउंट ज्यादा कर दिया, तो मेरे पास 100 H पॉजिटिव आयंस हो गए पर 2 लीटर, तो 50 आयंस मेरे पास हो जाएंगे पर 1 लीटर। देखो पानी ऐड करने पर, मैं ये बताना चाहता हूं कि पानी ऐड करने पर नंबर ऑफ आयंस पर लीटर क्या हो गया बेटा, कम हो गया। तो इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन, कि कितने H पॉजिटिव आयंस है या OH नेगेटिव आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम। तो पहले 1 लीटर पानी में 100 H पॉजिटिव आयंस थे और बाद में 2 लीटर पानी में 100 H पॉजिटिव आयंस हो गए। जब मैंने 1 लीटर पानी ऐड किया तो पर लीटर H पॉजिटिव आयंस कितने हो गए, 50 हो गए। पहले से अमाउंट जो है वो क्या हो गया बेटा, कम हो गया। इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। इस पे बड़े जबरदस्त न्यूमेरिकल होते हैं बड़ी क्लासेस के अंदर, पर अभी हम इन सबको नहीं करेंगे, तो इसकी आपको कोई फिलहाल जरूरत नहीं है, इसलिए मैं हटा रहा हूं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड या बेस डिक्रीज होती है जब आप उसके अंदर पानी क्या करते हो, ऐड। और पानी ऐड करने के मेथड को, प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। तो एसिड और बेसिस में जब पानी मिल जाए तो उन एसिड्स को हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड्स और बेसिस को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट बेसिस। सर किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का या बेस का डाइल्यूशन कैसे करते हैं? पानी उसमें ऐड कर दे कि उसको पानी में ऐड कर दे? सर मुझे तो कोई दोनों एक जैसा ही लगता है ना। जैसे दूध वाला जो होता है वो दूध में पानी ऐड कर देता है, और आजकल जो है वो पानी में दूध ऐड कर रहे हैं। इतना घोर यू नो मामला हो चुका है देश का, दुनिया का। तो दूध वाला क्या करता है, दूध में पानी ऐड कर देता है। तो अब बात तो एक ही है कि भाई दूध में पानी ऐड हो या पानी में दूध ऐड हो, कहने को तो सेम लगता है, बिल्कुल सही। लेकिन बेटा एसिड्स के लिए ये सेम नहीं होता, ये डिफरेंट होता है। अब आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा कि आप क्या कर सकते हो, एक ग्लास ले सकते हो, उसके अंदर 1 टीस्पून आपने क्या ले लिया, शुगर, और अब आप उसके अंदर क्या ऐड कर रहे हो, पानी। आप ऐसा भी तो कर सकते हो
कि आपके पास पहले से ही कंटेनर में पानी है ना, और आप उसके अंदर एक टीस्पून बेटा क्या ऐड कर रहे हो, शुगर, है ना, दोनों सेम ही है, बोथ आर सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बेटा डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स में फर्क पड़ता है, और कैसे फर्क पड़ता है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को हम डाइल्यूट कर सकते हैं बाय एडिंग एसिड को धीरे धीरे पानी के अंदर। ये सही है, एसिड को स्लोली पानी में ऐड करो, उल्टा मत कर देना कि वाटर को आप डायरेक्टली एसिड में ऐड कर दो, ये गलत है। क्योंकि पानी का एडिशन या पानी और एसिड का मिक्स होना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जो हीट रिलीज करता है, जिसकी वजह से अगर आपने एसिड में पानी ऐड किया तो एसिड जो है वो स्प्लैश आउट करके फैल सकता है, स्किन पे बर्न कॉज कर सकता है। इसलिए बेटा ये मेथड प्रोसेस गलत है, रिस्की है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम स्लोली ऐड करते हैं एसिड को धीरे धीरे बहुत सारे पानी के अंदर, क्योंकि जितनी भी हीट रिलीज होगी पानी उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और एसिड को स्प्लैश होने नहीं देगा, क्योंकि पानी की प्रॉपर्टी होती है कि बेटा वो हीट को क्या कर सकता है, अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अगर आपको किसी एसिड का डाइल्यूशन करना है तो आपको, ठीक है, बीकर कंटेनिंग वाटर, ठीक है, उसको एसिड में डालना है। नो, दिस इज रॉन्ग, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप इसका रिवर्स करेंगे। तो एसिड को धीरे धीरे पानी में ऐड करेंगे, पानी को आप एसिड में ऐड नहीं करेंगे। आई होप आप लोगों को बेटा समझ में आ गया। Yes, आगे आगे देखते हैं बेटा, ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं और हम अब बात कर रहे हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की। तो इससे पहले के जो हमारे इंडिकेटर्स थे बेटा वो ये बताते थे कि एसिड कौन है, बेस कौन है। वो सिर्फ किसमें हेल्प करते थे, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड कौन है, बेस कौन है। लेकिन वो हमें ये नहीं बता सकते थे कि न्यूट्रल कौन है। इसके अलावा वो ये भी नहीं बता सकते कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। इस वजह से बेटा हमें एक नए इंडिकेटर की जरूरत थी जिसका नाम क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये एक मिक्सचर होता है बड़े सारे इंडिकेटर्स का बनाकर, जो हमको बताता है कि पहले सॉल्यूशन का नेचर क्या है, एसिड, बेस या फिर न्यूट्रल। इसके अलावा वो ये भी बताता है कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड है और कोई भी बेस कितना स्ट्रॉन्ग या वीक बेस है, क्योंकि वो अलग अलग कलर्स एसिड, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में दे सकता है। तो पहले तो हमारे पास यही होता था, रेड लिटमस टू ब्लू या ब्लू लिटमस टू रेड, दो ही कलर थे। लेकिन अब हमारे पास बड़े सारे डिफरेंट कलर्स आते हैं। इसके अलावा किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ कैसे मेजर की जा सकती है, कितने H पॉजिटिव आयंस उसके अंदर होते हैं। अगर उसके अंदर ज्यादा H पॉजिटिव आयंस है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। हमारे एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन, जिन्होंने 1909 के अंदर एक स्केल डेवलप किया था जिसको हम कहते हैं पीएच स्केल, जिसके अंदर P का मतलब होता है पोटेंस, क्षमता, एफिशिएंसी,
जो बेटा मेजर करता है कि H पॉजिटिव आयंस कितने हैं। इस पूरे स्केल को 0 से 14 तक मार्क किया गया था और इसको 7 से डिवाइड किया गया था। अब जिस सॉल्यूशन का pH 7 आता था वो न्यूट्रल था, जिनका pH 7 से कम था वो एसिडिक थे, और जिनका pH 7 से ज्यादा आता था वो कौन होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं। जितना ज्यादा 7 से ऊपर आएगा उतना ज्यादा बेसिक, जितना 7 से कम होता रहेगा नंबर उतना ज्यादा सॉल्यूशन क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो अगर pH की वैल्यू 7 से कम होते होते 0 पे जा रही है, इसका मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जा रही है, इसका मतलब है H पॉजिटिव आयंस बढ़ती जा रही है। अगर pH की वैल्यू 7 से ज्यादा होती जा रही है टूवर्ड्स 14, इसका मतलब है OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है H पॉजिटिव के कंपैरेटिवली, और इस वजह से सॉल्यूशन नेचर में क्या हो जाता है, बेसिक। तो pH स्केल हमको अलग अलग कलर्स देता है विद रिस्पेक्ट टू अलग अलग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। और ये मिक्सचर होता है काफी सारे इंडिकेटर्स का। जितने भी बेसिक होते हैं उनके ब्लू कलर होते हैं pH स्केल के ऊपर या कलर चेंज के ऊपर, उनको स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं। NaOH स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, उसका कलर डार्क ब्लू है, लेकिन वीक होते होते कलर जो है वो ब्लूइश ग्रीन आ जाता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनके कलर डार्क रेड होते हैं जैसे HCl, लेकिन वीक होते होते उनका कलर जो है वो ऑरेंज हो जाता है, और न्यूट्रल के कलर जो है वो क्या होते हैं बेटा, ग्रीन होते हैं। तो आपको कलर चेंज का भी ध्यान रखना पड़ेगा अपने एग्जाम और टेस्ट के अंदर। तो ये देखिए बेटा, हमारे पास एक pH स्केल है 0 से 14, कलर में वेरिएशन भी आ रहा है और कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने दे रखे हैं यहाँ पे। तो बैटरीज के अंदर जो एसिड यूज होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हमारी स्टमक के अंदर जो एसिड आता है वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। नींबू, सोडा, टोमेटो, कॉफी, मिल्क, वाटर हम उसको न्यूट्रल मानते हैं। हमारे ब्लड का जो सोल्यूशन है वो बेसिक होता है। एग बेसिक है। स्टमक के अंदर जो टैबलेट्स आती हैं जिनको हम एंटासिड्स कहते हैं, एंट एसिड टैबलेट्स, वो भी बेसिक होती हैं। अमोनिया का सोल्यूशन बेसिक, सोप बेसिक, ब्लीच बेसिक, और ड्रेन क्लीनर जो है वो भी क्या होता है बेटा, बेसिक होता है। तो आई होप आपको pH स्केल भी समझ में आ गया अच्छे से। बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंस की डे टू डे लाइफ में, हाउ pH जो है वो इंपॉर्टेंट होता है हमारे जीवन के अंदर। कौन किस पे कितना डिपेंडेंट है, किसका क्या कितना pH है, हम उस बारे में बात कर रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो एक स्पेसिफिक pH रेंज में ही सरवाइव करते हैं। जैसे ह्यूमन ब्लड का pH है बेटा 7.8, ये बेटा कम नहीं होना चाहिए, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट कॉजेज ब्लड कैंसर, बहुत खतरनाक होता है। एक्वाटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनका जो pH है वो 5.6 से ज्यादा होना चाहिए। एसिड रेन आपने जो नाम सुना है वो तब कहलाती है अगर एसिड्स पानी के अंदर मिलकर उसका pH वैल्यू 5.6 से कम कर दें, क्योंकि फिर वो एक्वाटिक एनिमल्स के लिए खतरनाक हो जाता है। कुछ प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो हम जानते हैं कि सारे प्लांट्स की ग्रोथ सॉइल में होती है, और सॉइल का pH जो है वो 7 होता है। लेकिन कभी कभार सॉइल का pH 7 से कम हो जाता है, मतलब वो एसिडिक हो जाएगा। तो फार्मर्स जो है बेटा वो बेसिक फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं। और अगर बाय चांस किसी रीजन की वजह सॉइल का pH जो है वो 7 से ज्यादा हो जाएगा, तो फार्मर्स जो है वो एसिडिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो हमारे पास एक मीटर होता है pH स्केल, जिससे हम मेजर करते रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे रीडिंग देख सकते हैं कि सॉइल की रीडिंग जो 4.48 आ रही है, मतलब सॉइल जो है नेचर में क्या हो गया, एसिडिक।
तो अब जो फार्मर है वो इसको न्यूट्रल करने के लिए इसके ऊपर बेसिक फर्टिलाइजर्स जो है वो स्प्रे करेगा। ऐसे ही डाइजेशन में हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है, और अगर ये ज्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी में इनडाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से एसिड ज्यादा हो जाएगा, हमारी स्टमक में इरिटेशन और स्टमक एक होनी शुरू हो जाती है, पेन होनी शुरू हो जाती है, जिस फिनोमेना को हम कहते हैं एसिडिटी। रिलीफ पाने के लिए हमको बोला जाता है कोई सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट का इस्तेमाल कीजिए, जैसे बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिनको हम एंटासिड टैबलेट्स भी कहते हैं। हमारे घरों में इनो, डाइजीन, ये बहुत कॉमन है जो पड़ी रहती है। अब उसमें होता क्या है, जब हम एंटासिड्स खाते हैं, ठीक है, तो हमारी स्टमक जो है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो यहां से इसको क्लोज कर देती है, जिसकी वजह से रिएक्शन में क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन, और गैसेस प्रोड्यूस होनी बंद हो जाती हैं जो स्टमक में रहती हैं। अगर ये गैसेस एस्केप करके आ जाती हैं तो हमको बर्प, खट्टे डकार ऐसे आने शुरू हो जाते हैं। पेप्सी वगैरह भी जब आप पीते हो तो आपको बैल जाता है, तो वो इसी रीजन की वजह से आता है। हमारे दांत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्ड सब्सटेंस के बने होते हैं, जिसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट। जिसका पीएच जो है वो 5.5 होता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो इस खाने को शुगर में ब्रेक डाउन करते हैं, और बाद में ये शुगर जो है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, एसिड में। एसिड क्या करता है, इस पीएच की वैल्यू को 5.5 को और कम कर देता है। अगर हमारे दांतों का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा तो दांत डिके करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से ये एसिड हटाया जाए या प्रोड्यूस ना हो, हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो नेचर में क्या होती है, बेसिक। और एटलीस्ट कहा जाता है कि दिन में 2 बार हमको ब्रश करना चाहिए, सुबह और रात को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिके हो गया एनामल में, करते 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 जब वो यहाँ पे आ जाता है तो टूथ एक होना शुरू हो जाता है। तो ये यहां तक जब पहुंच जाता है नर्व्स के अंदर, तो वो फाइनल पेन होता है जो बहुत ही ज्यादा दर्द करता है। ऐसे ही कुछ इंसेक्ट्स, प्लांट्स और एनिमल्स अपने पीएच वैल्यू से अपने आप को बचाते हैं एज सेल्फ डिफेंस। जैसे मधुमक्खी, हनी बी के स्टिंग के अंदर मीथेनोइक एसिड होता है, जो अगर वो डंक मार ले तो इरिटेशन और बर्निंग सेंसेशन कॉज करता है। ऐसे एक प्लांट होता है नीटल, जिसको टच कर लो तो उसके ऊपर जो फॉर्मिक एसिड होता है वो हम टच करके हमको इरिटेशन और पेन होता है। अगर ऐसे केस में आपको रिलीफ पाना है तो आपको एक बेस जैसे क्विक लाइम या बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि हनी बी जो है वो अपना डंक जो है विच इज फुल ऑफ मिथेनोइक एसिड वो रिलीज कर देती है, वो वहीं पे छोड़ देती है। ये होता है नीटल प्लांट, जिसके सरफेस के ऊपर मिथेनोइक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो टच होने पर रैशेस, इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होता है। देन हमारे एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखा था, जिसमें उन्होंने हमसे पूछा था कि हमें कुछ सब्सटेंसेस के पीएच निकालने हैं। सलाइवा का बिफोर मील, आफ्टर मील, लेमन जूस, सॉफ्ट ड्रिंक, कैरेट जूस, कॉफी, टोमेटो जूस, टैप वाटर, 1 मोलर NaOH एंड 1 मोलर HCl। तो इनके जो कलर्स है रेंज वो ये है, इनके पीएच रेंज जो है वो ये है, जिनके बिहाफ पे हमने बताया कि ये एसिडिक है या फिर नेचर में क्या है, बेसिक है। फिर कुछ हमारे पास नेचुरल सोर्सेज हैं, जैसे विनेगर, ऑरेंज, टैमरिन, टोमेटो, कौन से एसिड इनके अंदर प्रेजेंट है हमने वो लिखे हैं। देन कर्ड, लेमन, एंड स्टिंग एंड नीटल स्टिंग, कौन कौन से एसिड है हमने वो लिखे हैं यहाँ पर। तो ये लिस्ट आपको पास मैंने पहले भी शेयर करी हुई है। तो ये हमारे पास इंटेक्स का क्वेश्चन है जो बेस्ड ऑन दिस टॉपिक है, जो हमने पढ़े हैं, जो हम पहले कर चुके हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्ट्स की, लेकिन उससे पहले अगर आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स क्या होते हैं? एसिड बेस को जब आप रिएक्ट करते हो, ठीक है ना, तो वो सॉल्ट बनाते हैं। ये या तो आप एसिड्स को रिएक्ट कर सकते हो मेटल ऑक्साइड्स के साथ या फिर बेसिस के साथ, या फिर आप बेस को रिएक्ट करो एसिड के साथ या फिर नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ। सॉल्ट जब बनता है तो मेटल आयंस हाइड्रोजन आयंस को रिप्लेस करते हैं डाइल्यूट एसिड में। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहां से H पॉजिटिव जाता है, यहां से OH नेगेटिव जाता है। H पॉजिटिव OH नेगेटिव क्या दे देगा? पानी। और जो केटायन और एनायन बचा वो मिलके क्या बना देते हैं? सॉल्ट। अब लार्ज स्केल पे हमको सॉल्ट कहां से मिलते हैं? बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। हमने सॉल्ट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है बेसिस ऑन कौन से आयंस इनके पास है। जैसे NaCl, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, ये सॉल्ट्स हैं जिनके अंदर सोडियम कॉमन है, इसलिए सोडियम फैमिली को बिलोंग करते हैं। ऐसे ही KCl, NaCl, MgCl2, CaCl2 ये क्लोरीन की फैमिली को बिलोंग करते हैं क्योंकि इसमें Cl माइनस आयन कॉमन है। सॉल्ट का पीएच, अब वो किस टाइप के एसिड्स और बेसिस से बना है तो उस बिहाफ पे सॉल्ट्स के भी पीएच होते हैं। जैसे अगर कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना है तो वो सॉल्ट न्यूट्रल होगा और उसका पीएच क्या हो जाएगा? 7। जैसे NaCl किसका बना है? स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। KCl किसका बना है? स्ट्रॉन्ग बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। ये किसका बना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस और सल्फ्यूरिक एसिड। और ये किसका बना है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों एसिड बेसिस क्या है? स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इन सॉल्ट्स का पीएच 7 है क्योंकि वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ऐसे ही हमारे पास कुछ ऐसे भी सॉल्ट्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बने होते हैं। इस वजह से जो चीज उनमें स्ट्रॉन्ग है नेचर उनके जैसा होता है, तो दे आर एसिडिक और इनका पीएच 7 से कम होता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड किसका बना हुआ है? वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। सॉल्ट्स जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के बने हैं तो जो उनके अंदर स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसके बारे में बात होगी तो वो क्या हो गया? बेसिक, जिनके अंदर उनका पीएच जो है वो 7 से ज्यादा होता है। जैसे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, तो उसका सॉल्ट क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। एंड सॉल्ट्स जो वीक एसिड और वीक बेस के होते हैं बेटा वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इनकी स्ट्रेंथ क्या है एसिड बेसिस की, और उनका पीएच हमको निकालना पड़ता है और वो निकालने के तरीके अलग होते हैं बेटा। तो बात करते हैं हम कुछ सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट आता है बेटा सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, जिसको हम NaCl कहते हैं। कैसे बनता है? C जो है हमारा वो मेजर सोर्स है सारे सॉल्ट्स का, लेकिन उसमें से NaCl की परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है 3% के आसपास। ये कैसे होता है? आप सारे पानी को इवेपोरेट कर दो और बाद में उसको बचे हुए क्रिस्टल्स को क्रिस्टलाइज कर दो। ये माइन किए जा सकते हैं फ्रॉम द रॉक सॉल्ट्स जो पुराने समुंदर या सी जो बेटा सूखे हो चुके हैं अभी तक। ये हमारी कुकिंग का वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट है जिसकी अवेयरनेस के लिए महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च भी निकाली थी।
तो ये अलग अलग सॉल्ट्स के फॉर्म है, कलर है, कोई रॉक सॉल्ट है, कोई टेबल सॉल्ट है एंड सो ऑन। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है बेटा? ये कलरलेस होता है, हम अभी इसकी बात कर रहे हैं। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ये पानी में सॉल्युबल होता है। अगर हम देखें तो 0 डिग्री पे 36 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट 100 ग्राम्स ऑफ पानी में डिसॉल्व करता है, और सॉल्युबिलिटी ऊपर नीचे होती रहती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये अगर छोड़ दो हवा में तो ये हाइड्रोस्कोपिक होता है, मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब NaCl का एक मॉलिक्यूल 2 पानी के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि इस नमक के अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड होता है। ये नेचर में मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो आपने अभी देखा होगा कि आपके किचन के अंदर जो नमक है वो उसके लम्प्स बनने शुरू हो जाते हैं, उसके मोटे मोटे क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं, इस रीजन की वजह से। इसकी बात करते हैं यूजेस की। ये हमारी डाइट का एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, बट अलोंग विद आयोडीन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये फूड प्रिजर्वेटिव है एंड प्रिजर्व्स मीट एंड फिश। ये इंडस्ट्रियल यूजेस में इस्तेमाल होता है, सोप बनाने में काम आता है। ये रॉ मटेरियल एक्ट करता है टू मेक मेनी कंपाउंड्स। नेक्स्ट जो हमारा सॉल्ट आता है वो है कॉस्टिक सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ये सॉल्ट कम, बेस ज्यादा है, इनफैक्ट इसको हम बेस कहते हैं। ये कैसे प्रिपेयर होता है? बाय पासिंग करंट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसे कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो आप देखिए, नमक और पानी में मिलकर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, साथ में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। तो वैसे तो इसकी टैबलेट्स वाइट कलर की होती हैं, लेकिन अगर आप पानी में डाल दोगे तो ये कलरलेस हो जाता है, क्योंकि ये डिसॉल्व कर जाता है। प्रॉपर्टीज, ये एक वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड है, पानी में सॉल्युबल है। ये स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। ये भी डेलिक्वेसेंट है, मतलब ये भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है। ये कैसे बनाया जाता है? आप देखिए, आप एक सेल लेते हैं, उस सेल को 2 हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि ये जो पार्टीशन है उसको हम कहते हैं बेटा डायाफ्राम। इस पार्टीशन के अंदर हम एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, एनोड, जहां पे हमको क्लोरीन गैस मिलती है, और कैथोड, जहां पे हमको हाइड्रोजन गैस मिलती है, और साथ में क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड। जब हम उसके अंदर सैचुरेटेड, मतलब NaCl, साथ में पानी पास करते हैं इकट्ठा, जो बचा कुचा सॉल्यूशन होता है उसको हम यहां से ऑब्टेन कर लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस क्या है? ये सोप बनाने में काम आता है, डिटर्जेंट्स बनाने में काम आता है, डाइज बनाने में काम आता है। ये पेपर इंडस्ट्री में लैब रिएजेंट बनाने में काम आता है। ये कॉटन को अनश्रिंकेबल बनाने में काम आता है, और एक क्या कहते हैं मटेरियल होता है पॉलीमर रेयन, वो बनाने में काम आता है। ये मेटल से ग्रीस हटाने में काम आता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस के बाद हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन जो आया है उसके क्या यूजेस हैं। ये अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में, जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होता है। इसका एक और भी इंडस्ट्रियल यूज है, वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में बदलने में काम आता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। लिक्विड हाइड्रोजन को हम रॉकेट में एज अ फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, और मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में, मतलब मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में भी हम हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन के यूजेस की बात करें तो ये जर्म्स को किल करता है, ये एक डिसइंफेक्टेंट है, स्विमिंग पूल के पानी को स्टरलाइज करता है ये।
ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में काम आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पीवीसी, ये एक पॉलीमर होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पेस्टिसाइड्स बनाने में काम आता है, डीडीटी और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने में यूज किया जाता है। ये वुड और कॉटन के फैब्रिक्स को ब्लीच करने में काम आता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों को जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमको मिलता है HCl, उसके हम यूजेस पढ़ रहे हैं। ये एक लैब एसिड है जो स्टील को क्लीन करने में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। ये मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स और एक्वा रीजिया बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। थर्ड जो हमारा सॉल्ट आता है वो है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और फॉर्मूला क्या होता है CaOCl2। कैसे बनता है? आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लेट लाइम में से क्लोरीन गैस पास कर दीजिए तो आपको वो क्या दे देगा, ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में क्या दे देगा, पानी। ये भी वाइट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट होता है नेचर में। तो ये येलोइश पाउडर हो जाता है। सर क्यों? क्योंकि ये एयर में क्या कर जाता है, ऑक्सीडाइज, इसमें इंप्योरिटी आ जाती है। पानी में सॉल्युबल है, मिल्की इन नेचर, क्योंकि कुछ अनरिएक्टेड लाइम इसमें रह जाता है। हवा में छोड़ दोगे तो हवा में CO2 के साथ ये रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट जो व्हाइट कलर का होता है और साथ में क्या दे देता है, क्लोरीन गैस, तो इसकी स्मेल आती है। यूजेस, ये कॉटन को ब्लीच करने में, लेनिन, वुड पल्प और वॉश्ड क्लोथ्स को ब्लीच करने में काम आता है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, और ये ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने में इस्तेमाल किया जाता है। ये क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। कैसे बनता है? जब आप ब्राइन सॉल्यूशन में से कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस पास करते हैं तो वो अमोनियम क्लोराइड साथ में क्या देता है, बेकिंग सोडा। ये भी एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, पानी में बहुत कम सॉल्युबल है, लेकिन इसका नेचर क्या है बेटा, एल्कलाइन, मतलब ये एक माइल्ड नॉन करोसिव बेस है। सर क्यों? क्योंकि जब आप बेकिंग सोडा को पानी में डालते हो तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस और क्या मिलता है बेटा, वीक एसिड, तो इसीलिए इसका नेचर एल्कलाइन है। हीट करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट क्या देता है, सोडियम कार्बोनेट साथ में CO2 एंड अन। यूजेस, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जो दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, जिसकी वजह से केक राइस और फ्लफी करता है। एक्चुअली में जब आप बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जिससे केक क्या करता है, राइस। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि बेकिंग सोडा एक बेस है जो नेचर में क्या होता है, बिटर। तो आप जितनी मर्जी शुगर डाल लो, केक राइस तो करेगा लेकिन वो बिटर ही रहेगा, उसका आफ्टर टेस्ट जो है वो कड़वा ही रहेगा। इसलिए हम बेकिंग सोडा इस्तेमाल करने की बजाय हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग पाउडर, जिसके अंदर बेकिंग सोडा और हम क्या डालते हैं, टार्ट्रिक एसिड, जो उसकी बिटरनेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो बेकिंग सोडा डालेंगे तो केक बनेगा तो सही, पर उसका आफ्टर टेस्ट हमेशा कड़वा होगा।
तो बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं किया जाता, बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। ये इस्तेमाल नहीं किया जाता, हालांकि दोनों ही देखने में वाइट कलर के होते हैं। तो यही बेकिंग सोडा एसिड में, टार्टरिक एसिड में क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो केक को राइज करके फ्लफी बना देती है। इसको हम एंटासिड बनाने में भी यूज करते हैं, क्योंकि ये एक्सेस एसिड को हमारी स्टमक में न्यूट्रलाइज कर देता है। तो देखिए, जब हम ओवर ईट कर लेते हैं या इनडाइजेशन होता है, तो अब आप यहाँ पे गैस के बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो एंटासिड आने पर ऊपर से ये एक मेम्ब्रेन बना लेता है, जिसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस अंदर ही रह जाता है। तो गैसेस जो होती हैं वो स्टमक से पार नहीं होती। ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी इस्तेमाल होता है। इसके अंदर हम एक सॉल्यूशन ले लेते हैं जो सोडियम कार्बोनेट का होता है, और एक हम बॉटल ले लेते हैं जिसके अंदर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हम प्रेस करके इसको ब्रेक करते हैं तो ये बॉटल ब्रेक हो जाती है। ये दोनों रिएक्ट करके CO2 गैस प्रोड्यूस करती है। जो हमारा नेक्स्ट सॉल्ट है वो है वॉशिंग सोडा, जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ये कैसे प्रिपेयर होता है, जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो, सोडियम कार्बोनेट को हम फिर बाद में पानी में डिसॉल्व कर देते हैं ताकि CO2 गैस उड़ जाए और हम इसके क्रिस्टल्स को क्या कर दें, कलेक्ट कर दें। तो ये देखिए, ये होता है वॉशिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को जब आप हीट करते हो तो हमको क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा, साथ में CO2 गैस। इसको उड़ने दो और इनको हम ठंडा कर देते हैं। ये एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये हाईली सॉल्युबल है पानी के अंदर। इसका भी नेचर बेसिक होता है। इसको अगर हम ओपन एयर में छोड़ दें तो अपने 9 वाटर के मॉलिक्यूल्स ये लूज कर देता है और क्या बना लेता है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, जिसको हम कहते हैं, प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एफ्लोरोसेंस। तो इट इज द लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो एफ्लोरोसेंस क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसकी एक और खास बात है कि वॉशिंग सोडा को अगर हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये सारा पानी जो है वो लूज कर देगा और क्या बनाएगा, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब होता है बिना पानी के सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम कहते हैं सोडा ऐश। तो अगर आप लूज कर देंगे तो ये क्या बना लेगा, सोडा ऐश, और 10 के 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को ये लूज कर देता है। ये इस्तेमाल होता है वॉशिंग पाउडर बनाने में, डिटर्जेंट्स को बनाने में, क्लीनिंग एजेंट होता है लॉन्ड्रीज के अंदर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में काम आता है, क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। ये ग्लास और सीमेंट बनाने में भी हेल्पफुल होता है। जो हमारा लास्ट इसके अंदर सॉल्ट आता है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम कहते हैं POP, जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो CaSO4.12H2O, एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है 2CaSO4.H2O, मतलब 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स के साथ एक पानी का मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है। ये कैसे बनता है, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पर, तो वो 3/2 पानी के मॉलिक्यूल्स लूज करके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है।
ये होता है बेटा जिप्सम, जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जो क्या बना रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीओपी, एंड लूजेस 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, ये वाइट कलर का पाउडर होता है रूम टेम्परेचर पर, आप देख सकते हैं। अगर आप इसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ पानी के साथ मिक्स करो तो ये थिक पेस्ट बनाता है, जिसमें हम डिजायर्ड शेप में मोल्ड कर सकते हैं, और सूखने के बाद बहुत हार्ड हो जाता है। ये जो प्रॉपर्टी होती है पीओपी की हार्ड होने की, इसे कहते हैं सेटिंग और हार्डनिंग प्रॉपर्टी। तो आपने ये स्कूल्स में छोटे क्लासेस में आपने जरूर इन पीओपी के टॉयज के साथ खेला होगा, जो सूखने पे काफी हार्ड हो जाते हैं। कहते हैं ये इसलिए होता है क्योंकि पीओपी अगर सही क्वांटिटी ऑफ पानी के साथ मिक्स होता है तो वो पानी को एब्जॉर्ब करके एक थिक पेस्ट बनाता है जो काफी हार्ड हो जाती है, लेकिन आप उसको वापस जिप्सम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आपने पीओपी के अंदर सही अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया तो वो फर्दर जिप्सम बना लेता है। तो लोग इसको डेकोरेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपने पीओपी को कुछ ज्यादा ही हीट कर दिया, जिप्सम को कुछ ज्यादा ही हीट कर दिया, मतलब अबव 373 केल्विन, तो वो सारा पानी लूज कर जाएगा और क्या बना लेगा, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम कहते हैं डेड या बर्न्ड पीओपी। तो ये देखिए आपके पास जिप्सम है, आपने उसको टेम्परेचर को 373 से ज्यादा कर दिया तो उसने क्या बना लिया, डेड पीओपी। Uses toys, decorative statues, decorating wall ceilings, surface smooth करने में। Then joint fractured bones, तो अगर किसी का एक्सपीरियंस है तो उनको काफी अच्छा पता होगा इस बारे में। तो लास्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हमने बड़े सारे सॉल्ट्स पढ़े जिनके अंदर .2H2O, .5H2O, .12H2O, .10H2O, .1H2O लगा हुआ था। ये जो .H2O लगा होता है इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये सॉल्ट्स में पाया जाता है, जैसे देख लीजिए कैल्शियम सल्फेट, डाइहाइड्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट। तो ये जो डॉट वाटर है ये क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसकी वजह से इन सॉल्ट्स के क्या बनते हैं, क्रिस्टल्स। सर हमें कैसे पता लगेगा कि क्रिस्टल्स हैं कि नहीं है? इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं टू शो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है कि नहीं। हम कुछ क्रिस्टल्स लेते हैं कॉपर सल्फेट के, जिनका कलर क्या होता है, ब्लू। अब उनको हम हीट करेंगे और बाद में देखेंगे कलर चेंज क्या हुआ, और फाइनली ठंडा करेंगे और दोबारा पानी ऐड करके देखेंगे कि कलर कैसे चेंज हो रहा है। तो असलियत में आप इस एक्टिविटी को ऐसे करते हैं, आपके पास एक ट्यूब होती है, ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं, ये ब्लू कलर के होते हैं, धीरे धीरे ये क्या हो जाते हैं, वाइट। कहता है ऑब्जर्व किया जाता है कि क्रिस्टल्स जो है वो ब्लू कलर के हैं, लेकिन हीट करने पर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करके एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बनाते हैं जो वाइट पाउडर होता है। और साथ ही में पानी की कुछ बूंदें टेस्ट ट्यूब के अंदर की वॉल्स पे भी देखी जा सकती हैं। लेकिन अगर आप इन्हीं को दोबारा वेट कर दोगे कुछ पानी डाल के, तो आप देखोगे कि ब्लू कलर जो है वो रीअपीयर कर जाता है। तो आप देख सकते हैं ये इनिशियली होता है, जैसे ही आप हीट करने लगते हैं तो ब्लू कलर से व्हाइट हो जाता है, और आप यहां पे देख सकते हैं कि वाटर की ड्रॉपलेट्स आ रही होती हैं।
लेकिन इसी व्हाइट में जब आप दोबारा पानी ऐड करेंगे तो वो दोबारा ब्लू कलर का हो जाता है। तो इस एक्टिविटी से हमें पता लगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सॉल्ट को एक डेफिनेट शेप और कलर देता है, और ऐसे सॉल्ट्स जो होते हैं वो नेचर में अगर टच करो तो क्या होते हैं, गीले होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था जो हमने अभी रिवाइज किया है, और ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके ऊपर बेस्ड। आप में से किसी ने कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करा दिया है। तो आज हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में विद रिवीजन ऑफ न्यू चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।